हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू फिट एंड फाइन। वर्ल्ड वॉर टू के डिवेस्टेशन के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, यूनाइटेड नेशन। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि युद्ध नेशंस के बीच में हो रहे थे, तो अगर नेशन से यूनाइट हो जाएंगे तो यानी कि अब वॉर नहीं होंगे, ऐसी संकल्पना थी। इस ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी दी गई इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। लेकिन तब से लेकर आज तक हम इतने सारे वॉर्स देख चुके हैं। अभी यूक्रेन वॉर, इससे पहले अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया एंड मैनी मोर। तो क्यों बार बार यूनाइटेड नेशन फेल हो रहा है इन अपहोल्डिंग इट्स प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी? और गलती अगर एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो तो हम सीख ले लेते हैं और जरूरी बदलाव ले आते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन के केस में वो बदलाव आज तक क्यों नहीं आ पाए? तो फॉल्ट कहां है? फॉल्ट यूनाइटेड नेशन के केस में है या फॉल्ट कहीं और है? क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रियलिटी कुछ अलग है और यूनाइटेड नेशन के पास जरूरी पावर ही नहीं है? तो चलिए इस पूरे इशू को जरा एनालाइज करते हैं। इसको आसान बनाने के लिए मैंने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। पहला, वॉर है क्या? वॉर होते क्यों है वॉर? इसके बाद पीस। क्या पीस का मतलब केवल यह है कि युद्ध ना हो रहा हो दुनिया में, या पीस इससे एलेबरेट कंसेप्ट है? तीसरा, यूनाइटेड नेशन क्या इसका स्ट्रक्चर कहता है, मींस यूनाइटेड नेशन का चार्टर क्या बोलता है, क्या उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और वहां पर क्या गैप है? और उसके बाद फोर्थ पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हम बात करेंगे रिकमेंडेशंस की। क्या रिफॉर्म आने चाहिए यूनाइटेड नेशन में सो दैट वी कैन अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर वॉर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वॉर्स से। मुझे बताइए, आप में से कितने लोग सपोर्ट करते हैं आइडिया ऑफ वॉर? यस, आई एम आस्किंग दिस। सम ऑफ यू वुड से, सर डिवेस्टेशन कम्स विद वॉर, तो हम क्यों सपोर्ट करेंगे वॉर, राइट? यहां पर मुझे याद आती है एक पोएम, आरंभ है प्रचंड, जिसपे सॉन्ग भी बनाया बाय पीयूष मिश्रा। वहां पर एक लाइन है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। तो यानी कि हर वॉर को क्या हम डिमोनाइज कर सकते हैं, या कुछ वॉर नेसेसरी भी होते हैं? चलिए समझते हैं। हीगल, जहां पर आज आप जर्मनी देखते हैं, वहां पर एक टाइम पर प्रशिया था, और प्रशियन गवर्नमेंट ने एक फिलोसोफर को अपॉइंट किया एज ऑफिशियल फिलोसोफर, और उन्होंने एक बात कही, वॉर इज प्रोग्रेस, पीस इज स्टैग्नेशन। यानी कि हीगल वाज ग्लोरीफाइंग वॉर। वो कह रहे थे वॉर तो जरूरी है नेशन के लिए। अब आप कहेंगे सर ये हीगल क्या बात कर रहे हैं? हीगल आपसे कह रहे हैं कि आप हीगल को जज ना करें अपनी मोरालिटी के आधार पर। हम जानते हैं कि आप बहुत मोरल हैं। हीगल कह रहे हैं कि देखिए, मोरालिटी प्राइवेट लाइफ में चलती है। आप जब समाज में एक दूसरे से इंटरेक्ट करें तो वहां पर आपके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, माना। लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मोरालिटी काम नहीं करती। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के रूल अलग हैं। हीगल कहते हैं कि अगर आपको अपने राष्ट्र का हित बचाकर रखना है तो कई बार आपको कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। यू कैन नॉट बी नाइव बाय अपहोल्डिंग मोरालिटी एंड लूजिंग योर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। यह कहा जा रहा है कि शायद पुतिन वही कर रहे हैं इस समय पर। पुतिन इज एक्चुअली फॉलोइंग द आइडिया ऑफ हीगल। खैर, हम एक ही पॉइंट पर नहीं अटकेंगे, हमें अदर पर्सपेक्टिव भी जानने होंगे। जानते हैं कि क्या क्या कॉजेज होते हैं वॉर के। नंबर 1, इकोनॉमिक गेन। आप कुछ ज्यादा इकोनॉमिक एडवांटेज चाहते हैं। टेरिटोरियल गेन, आप दूसरे की जमीन को हथियाना चाहते हैं। नेशनलिज्म, कहा जाता है कि युद्ध के दौरान राष्ट्र की जो भावना होती है प्रबलता पर होती है। जरा मैं आपसे पूछूं, क्या आप इस साल सरकार को थोड़ा ज्यादा टैक्स देना चाहेंगे? अगर सरकार कहे कि 2 घंटे ज्यादा काम कर लीजिए डेली फॉर योर नेशन, वुड यू एग्री ऑन दैट? तो आप में से कुछ लोग शायद कहेंगे कि नहीं सर, अभी तो हम खुद ही टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपसे कहा जाए कि चाइना से भारत को खतरा है एंड चाइना इज एक्चुअली कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, वॉर स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे में देश को आपकी जरूरत है। तो मुझे बताइए, अब आप ज्यादा टैक्स देने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे? मैं तो होऊंगा। आप अगर जरूरत पड़ी तो अपना कंट्रीब्यूशन, अपना काम अगर ज्यादा करने की आपको से गुहार लगाई जाए तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि करेंगे। कारण, क्योंकि अब राष्ट्र पर बात आ गई है। राष्ट्र सुरक्षित तो हम सब सुरक्षित, राइट? तो इस वजह से आप करेंगे। तो ऐसे में ये भी एक, अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने बताया कि अल्टीमेट इसका इंपैक्ट क्या होता है, लेकिन कॉज कैसे हो सकता है? जैसे हीगल का मानना था कि जब राष्ट्र की भावना लोगों में कम हो रही हो तो वो देश कमजोर हो जाता है, उसकी व्यवस्था कमजोर हो जाती है, वहां भ्रष्टाचार हो जाता है। तो ऐसे में राष्ट्रवाद के आधार पर वॉर पर जाना चाहिए, इससे देश अंदर से मजबूत होता है। ये एक पर्सपेक्टिव उन्होंने शेयर किया। रिलीजन के आधार पर वॉर होते रहे हैं।
सिविल वॉर का मतलब है कि गृह युद्ध, यानी कि देश के अंदर ही कुछ ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। इसके बाद रिवेंज, बदले के आधार पर किसी दूसरे देश से बदला आप लेना चाह रहे हैं, ज्यादा शक्ति आप चाहते हैं। रिवोल्यूशनरी वॉर, आप व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, यू आर नॉट एग्रीइंग विद द वे सिस्टम इज वर्किंग। डिफेंसिव वॉर, आप इस वजह से युद्ध कर रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं। आप ऑफेंसिव नहीं, डिफेंसिव हैं, अपने हित की सुरक्षा के लिए आप वॉर कर रहे हैं, आप दूसरे से कुछ हथियाना नहीं चाहते, उसको हम कहते हैं डिफेंसिव वॉर। अब देखिए यहां पर वेबर के व्यू जानते हैं, दो ही पॉइंट यहां पर शेयर करूंगा और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल रियलिस्ट, उनका कहना है कि वॉर का जो कारण है वो मानव की प्रकृति में छुपा हुआ है। जी हां, मानव प्रकृति से ही लड़ने की भावना रखता है। आप कहेंगे ऐसा है क्या? आसपास देखकर बताइए। देखिए इनका कहना है कि रूट ह्यूमन नेचर है। अब क्योंकि सभी में प्रकृति में यह है कि लड़ने की भावना, लड़ना क्यों? अपने हितों को साधने के लिए, ज्यादा रिसोर्सेस के लिए। मैन चाहता है कि ज्यादा प्लेजर मिले, प्लेजर के लिए मैं ज्यादा रिसोर्सेस को एक्वायर करूं। फिर मैन चाहता है कि मैं ज्यादा शक्तिशाली बनूं, क्योंकि जब शक्तिशाली होगा तभी अपने हितों को लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित कर पाएगा। इस वजह से शक्ति और मानव की प्रकृति दोनों का एक अटूट संबंध है और इसी से फिर उपजता है वॉर। ऐसे में उनका कहना है कि देखिए सबसे पहले मानव को चाहिए अपनी जीवन की सुरक्षा, क्योंकि जब जीवन सुरक्षित तभी तो आप उपभोग कर पाएंगे, प्लेजर ले पाएंगे, और प्लेजर के लिए आपको चाहिए पावर। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? वॉर। क्योंकि अदर जो लोग हैं वो भी इसी दिशा में चल रहे होंगे, ज्यादा प्लेजर ज्यादा पावर, तो कहीं ना कहीं क्या आएगा? कॉन्फ्लिक्ट आएगा। और जब ऐसी नेचर के लोग ही देश में हैं और ऐसे ही लोग गवर्नमेंट को चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है वॉर इज इनएविटेबल, वॉर होगा ही होगा, ऐसा कहना है वेबर का। दूसरा एक और पर्सपेक्टिव वो शेयर करते हैं। उनका कहना है, इनको कहते हैं कि न्यू रियलिस्ट, नव यथार्थवादी। उनका मानना है कि देखिए रूट कॉज है इस दुनिया का स्ट्रक्चर। दुनिया का स्ट्रक्चर का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से चीजें डिजाइन है। ज्यादा भारी बात नहीं, बहुत ही आसान सी बात है। चलिए ऐसे समझते हैं, हमारे देश में एक सरकार है, केंद्र सरकार मजबूत है। क्या आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एक दूसरे से युद्ध पर जा रहे हैं? आपने सुना ऐसी कोई न्यूज कि नाउ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश आर गोइंग ऑन वॉर? नो। रीजन, क्योंकि पावर इज कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सेंटर, डिफेंस फोर्सेस आर इन द हैंड्स ऑफ सेंटर, और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वजह से एक यूनियन गवर्नमेंट है, एक छत्र है और उसके पास अथॉरिटी है, इस वजह से आप ऐसे वॉर नहीं देखते। अब इसी एग्जाम्पल को इंटरनेशनल लेवल पर लगाकर देखिए, यानी कि अगर नेशन के ऊपर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट हो जाए जो इतनी शक्तिशाली हो जैसे नेशन के लेवल पर नेशनल गवर्नमेंट, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि युद्ध की संभावनाएं कुछ कम हो सकती हैं? राइट? अभी लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी संप्रभुता मींस पावर जो है वो नेशन के लेवल पर कंसेंट्रेटेड है। माय फ्रेंड्स, हम इस दुनिया में इस समय में जी रहे हैं जब इसके बाहर सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हम सब की जो यू कैन से कनेक्शन है वो नेशन के कंसेप्ट से है। हम सबका जो संप्रभुता का कंसेप्ट है वो राष्ट्र पर आकर स्टॉप हो जाता है, राइट? लेकिन देयर आर अदर कंसेप्ट्स व्हिच आर इवॉल्विंग इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल सुप्रा नेशनल कंसेप्ट, यानी कि राष्ट्र से ऊपर भी आपकी एक आइडेंटिटी है, जैसे कि ईयू में देखा। यूरोप से हम सीख सकते हैं कि यूरोप एक टाइम पर ऐसा जोन था कि 30 साल तक लगातार युद्ध चलते रहे, लेकिन आज यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक मॉडल है, जोन ऑफ पीस है। कैसे? क्योंकि नेशन से ऊपर एक आइडेंटिटी बनकर आई ईयू, और वहां पर उन्होंने क्या करा? एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का एटमॉस्फेयर खड़ा करा। लेकिन कैसे हो पाया? क्योंकि सोशल रिलेशन स्ट्रक्चर प्लेड द रोल देयर। Absence of world government is actually also a root cause. The second reason which was given by neorealist. I think इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब चलती आते हैं आज के समय में। अभी तो आपने कंसेप्ट समझ लिया, लॉजिक समझ लिए। अब अगर हम देखें ईयू एंड यूएसए का एंगेजमेंट इन लीबिया में क्यों इंटरवीन उन्होंने किया? क्यों किया? अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए किया। लीबिया को रन कर रहे थे मोअम्मर गद्दाफी, एक डिक्टेटर। क्रिटिसाइज किया गया कि भाई ये डिक्टेटरशिप चल रही है, हम तो वहां पर डेमोक्रेसी लाएंगे, क्योंकि यूएस कहता है कि डेमोक्रेसी जिस जिस जगह पर होगी वहां पर शांति होगी। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी इसको नाम दिया जाता है, लेकिन कहा जाता है ये एक तरीका है यूएस का दूसरे देशों की सरकारों को टॉपल करने का। हालांकि डेमोक्रेसी के लालच को दिया गया वहां पर, और
अनस्टेबिलिटी क्रिएट की गई, और उसके बाद आज तक हम देखते हैं कि वहां पर डेवस्टेशन, अनस्टेबिलिटी इज कंटिन्यूइंग। यानी कि ये क्यों किया गया? केवल अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, किसी आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के लिए नहीं, जैसा कि मास्क बनाकर रखा गया। लेकिन यूएन क्या कर रहा था यहां पर? मुद्दा ये है। इसके बाद देखिए एक और वाकया, बात होती है, ट्रांसक्रिप्ट हमें मिलते हैं। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब इस कन्वर्सेशन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलते हैं कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बात की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन से, और कहा था कि इराक में सद्दाम हुसैन की तरफ से ऑफर आया कि अगर $1 बिलियन उनको ले जाने दिए जाएं तो वो एग्जाइल में चले जाएंगे, इराक को छोड़ देंगे। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि लेकिन $1 बिलियन इन द हैंड्स ऑफ अ डिक्टेटर, इट इज नॉट अ गुड डील। वो कैसे बाहर चले जाएंगे? हो सकता है आगे वो खतरा पैदा करे। तो ऐसे में वर्ल्ड ने सबको देखा, सबके सामने है कि ये कहा गया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और इस आधार पर इंटरवीन किया जाता है। और इंटरवेंशन के बाद हम सब ने देखा कि सद्दाम हुसैन को हटाया गया। लेकिन इराक का क्या हुआ? मुद्दा वो है। और अगर $1 बिलियन से कंपैरिजन करेंगे, तो टोटल कॉस्ट विच वाज इनकर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इज व्हाट $800 बिलियन। $800 बिलियन किसका पैसा था? यूएस की जनता का पैसा था। तो आपको यह बात भी समझ में आनी चाहिए कि जो वॉर है वो पॉलिटिशियंस डिसाइड करते हैं, जनता डिसाइड नहीं करती, राइट? चलिए, ये तो वॉर की बात हुई। अब बात करते हैं पीस की, शांति। क्या है शांति? आप कहेंगे कि सर, अगर युद्ध ना हो रहा हो तो वो शांति है। अच्छा, युद्ध ना हो रहा हो तो वो शांति है, ये एक डेफिनेशन और बहुत पॉपुलर है। कुछ हद तक आप सही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भाई अगर युद्ध नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो शांति है, और यही यूएन को करना चाहिए। अब यूएन से कहा गया भाई आप तो टोटल फेल हैं, क्योंकि हम दुनिया में देख रहे हैं वॉर, राइट, मैसेकर, एसिनेशन, कितना सब कुछ हो रहा है, तो आप तो टोटली फेल है। यूएन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप हमें समझे नहीं। हमारी जो पीस की डेफिनेशन है वो एलेबरेट है, कॉम्प्रिहेंसिव है। यूएन से पूछा गया भाई हमें भी समझाइए क्या कॉम्प्रिहेंसिव, हमें तो ये समझ में आ रहा है दुनिया में ये चल रहा है और हम मान रहे हैं कि यूएन टोटल फेल है। यूएन कहता है कि देखिए, कॉन्फ्लिक्ट, हम वॉर नहीं रोक पा रहे हैं, हम इस मुद्दे पर अपनी फेलियर मानते हैं। खुद यूएन सेक्रेटरी जनरल इस बात को मानते हैं और कहते हैं देयर शुड बी होप, वी शुड वेट। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हमने शांति के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि शांति का मतलब यह भी है कि शांति के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो भी जनता को मुहैया कराया जाए। तो यानी कि यूएन कहता है कि देखिए, जो सोशल डेवलपमेंट है उस पर हमने काम किया है। यह भी कहा जाता है कि यूएन को एक काम दिया गया था, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उसे छोड़ के यूएन सब कुछ कर रहा है। अगर आप लिस्ट देखें ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद यूएन, यू विल सी कि यूएन तो हर फील्ड में काम कर रहा है, चाहे फूड हो, हंगर हो, कल्चर हो, चिल्ड्रन के लिए काम कर रहा है, एजुकेशन में काम कर रहा है, हर जगह यूएन काम कर रहा है। तो यानी कि जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं अमंग दीज इन दीज रीजन्स, उसको इंप्रूव करने के लिए यूनाइटेड नेशंस काम कर रहा है। यूनाइटेड नेशन कहता है कि हम 3 स्तर पर काम करते हैं, एक है पीस मेकिंग, एक है पीस कीपिंग, और एक है पीस बिल्डिंग। तो अब आप पूछोगे कि हमें यह बताइए इन तीनों में से किससे वॉर को आप होने से रोकते हैं? यूएन कह रहा है कि इनमें से किसी से हम नहीं रोकते, क्योंकि ये जो 3 मेजर्स हैं ये तो तब यूज होते हैं जब वॉर हो चुका होता है, ये चल रहा होता है। तो यूनाइटेड नेशंस कहता है कि देखिए, जब कॉन्फ्लिक्ट हो चुका होता है तो उसके बाद हम पीस मेकिंग शुरू करते हैं, यानी कि नेगोशिएशंस हम वहां कराते हैं, नेगोशिएटिंग पार्टीज को भेजते हैं। उसके बाद पीस कीपिंग में भी हम इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन डिफरेंट मेंबर नेशन से फोर्सेस को लेता है, जिनको ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है। फिर वहां पे सिविलियंस और एसेट्स की सुरक्षा के लिए वहां पर पीस कीपिंग फोर्सेस को लगाया जाता है। इसके बाद पीस बिल्डिंग प्रोसेस भी होता है। इसका मतलब होता है कि हम नेशन की कैपेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, जिससे कि दोबारा रिलैप्स ना हो, यानी कि दोबारा से वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ना हो। लेकिन ये तीनों ही जो स्टेजेस हैं, तीनों ही जो तरीके हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है उसके बाद होते हैं। तो यानी कि यूनाइटेड नेशन फेलियर साबित होता है इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या अगर युद्ध नहीं है तो उसका मतलब शांति है, तो आप यहां पर जो महात्मा गांधी जी का व्यू है उसको भी समझ सकते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि देखिए, शांति का मतलब यह है कि वहां नॉन वायलेंस हो, और नॉन वायलेंस का मतलब केवल यह नहीं है कि आप दूसरे के लिए वायलेंट नहीं है। यहां पर लव होना चाहिए, एफिनिटी होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, यानी कि मिलकर हमें काम करना चाहिए। व्हेन वी आर टुगेदर एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स अराउंड अस, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज ट्रू पीस। अगर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं कर रहे हो, तो दैट इज नॉट टोटली पीस, राइट?
व्हेन एंड व्हाई यूएन केम इनटू एग्जिस्टेंस, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, युद्ध जब खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर टू, उसी दौरान प्रयास तो स्टार्ट हो गए थे, तब यूएन एस्टेब्लिश होता है और उसको जिम्मेदारी दी जाती है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। अब व्हाई यूनाइटेड नेशन इज अ सिंबल ऑफ पीस, यही वो तीनों प्रोसेस हैं जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। नाउ, इज यूएन सक्सेसफुल इन गोल्स, क्या गोल्स को अचीव करने में यूएन सक्सेसफुल है? तो देखिए, इतने सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं जो यूएन हमें शो होता है कि यूएन हैज नॉट बीन सक्सेसफुल कंप्लीटली। रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, अब ये एक ऐसा मौका है जब हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। देखिए, दुनिया को जो लोग चला रहे हैं, और आप माने कि नहीं वो सबसे बेस्ट डिसीजंस ही लेंगे, ये सोचना हमारी नासमझी होगी। हमें जानना होगा कि क्या क्या गैप्स हैं और इसको पब्लिक डिस्कोर्स में लाना होगा, डिबेट करनी होगी। व्हेन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स, देन सम चेंजेस आर गोइंग टू कम इन यूएन एज वेल। वन प्रोमिनेंट फ्लॉ इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यहीं पर फेलियर है। फेलियर क्या है? अब देखिए, आर्टिकल 1 चैप्टर 1 ये कहता है कि यूएन की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और इसके बाद जो आपका आर्टिकल 27 है वो इन 5 देशों को वीटो पावर देता है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और उसमें भी इनको वीटो पावर मिल गई। तो उसका मतलब यह हुआ कि अगर यूएनएससी देखता है कि हां दुनिया में यहां पर सुरक्षा को खतरा है, राइट, दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू क्रिएट हैवॉक, अब वो वहां पर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि एक या दो, कोई भी जो P5 मेंबर है वो उसको वीटो कर देता है। वीटो का मतलब होता है निषेध, यानी कि ये काम नहीं होगा, और फिर वो हो ही नहीं पाता। तो एक तरीके से यूनाइटेड नेशन के फेलियर का एक कारण यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स को आर्टिकल 27 के तहत दी गई वीटो पावर भी है, जिसका कोई और सॉल्यूशन वहां पर ऐड नहीं किया गया, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन रीजन। और हमें पता है कि P5 नेशन भी 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, एक तरफ है यूएस और दूसरी तरफ है रशिया, और इस वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो एक सजेशन ये दिया जाता है कि क्यों ना आर्टिकल 27 में अमेंडमेंट किया जाए और एक कंडीशन बनाई जाए कि अगर किसी ने एक ने वीटो कर भी दिया तो उस वीटो को भी ओवरराइड किया जा सकता है अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वो मामला जाए जिसमें सभी मेंबर नेशंस पार्ट होते हैं और वो 2/3 बहुमत से उस मामले को पास कर दें। तो ऐसे में फिर P5 नेशन वो जो वीटो लगा रहा था उसकी भी नहीं चलेगी। तो दिस इज ऑल्सो अ वेलकमिंग रिफॉर्म। The war in Ukraine has once again opened our eyes, give this opportunity to actually understand why this UN is stumbling. Political stability is the new normal of the world. अब देखिए, इराक, सीरिया, हमारे आसपास युद्ध होते रहते हैं। जब तक ये युद्ध हमारे घर तक नहीं पहुंचता, हम पर कोई इंपैक्ट नहीं डालता, तब तक हमें लगता है कि अच्छा, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म, ठीक है, ये तो एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है, ठीक है, हम इसको परस्यू करेंगे। लेकिन जिस दिन ये युद्ध हमारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा, हमारे घर में आ जाएगा, तब हमें लगेगा कि नहीं, वी शुड हैव एक्टेड प्रोएक्टिवली। दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। और अभी क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्मोइल हो रहा है, स्पेशली आफ्टर दिस पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज का इशू है, तो ऐसे में जो रिसोर्सेज हैं उसके बेसिस पे युद्ध की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। जब भी किसी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, सरकार कमजोर होती है, तो सरकार अपने आप को मजबूत करने के लिए युद्ध का यूज करती है। तो इस चीजों के लिए हमें आगाह रहना पड़ेगा। दुनिया में हमने देखा प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं सीरिया में, यमन में, यानी कि कई बार ये ताकतवर देश खुद युद्ध नहीं कर रहे, लेकिन वहीं पर कुछ रेबल्स को पैसा और हथियार देते हैं। ऐसे हमने देखा यूक्रेन का एग्रेशन, ऐसे हमने देखा टेंशन इन साउथ चाइना सी, ये तो बिल्कुल हमारे पास में है। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन से पूछा गया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन ने कहा अभी तो आपको समझाया था, वो पीस कीपिंग, पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग। इसके अलावा देखिए, उन्होंने कहा कि हम तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हैं ऑलरेडी। उनका कहना है कि 16 पीस कीपिंग ऑपरेशन हमारे चल रहे हैं, करीब 1.25 लाख के आसपास जो पीस कीपिंग ट्रूप्स हैं वो अराउंड द वर्ल्ड पोस्टेड हैं। $8 बिलियन अ ईयर एक्सपेंडिचर उस पर हो रहा है। और ये एक मैप है जो शो कर रहा है आपको कि कहां कहां, जो डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू में आपको दिख रहा होगा कि यूएन पीस कीपर्स अभी कहां कहां पोस्टेड हैं। आपको यहां पर अफ्रीका एरिया भी दिख रहा होगा, एशिया एरिया भी दिख रहा होगा, और इधर आपका मिडिल ईस्ट भी दिख रहा होगा। अब रिफॉर्म क्या करना चाहिए यूएन में, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले तो स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस। जरूरी नहीं है कि यूएन हर जगह अपनी फोर्स को भेजे, वो तो बाद में होता है। सैंक्शंस लगने चाहिए, वो भी स्ट्रिंजेंट। सैंक्शन स्ट्रिंजेंट, ये सैंक्शंस तो अभी भी चर्चा में है। रिफॉर्म में हम कह रहे हैं वो सैंक्शंस जो पूरी दुनिया फॉलो करे, क्योंकि जब तक दुनिया उस सैंक्शन को फॉलो नहीं करेगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी।
दूसरा है हमें कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा, कल्चर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ दीज वॉर्स। वी शुड नॉट बी लाइक रिएक्टिव, वी शुड बी प्रोएक्टिव। साथ में बर्डन को शेयर करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ पीस। यस, अगर शांति चाहिए तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अब जो भी नई नई शक्तियां और ज्यादा मजबूत हो रही हैं तो वो ज्यादा पैसा भी कंट्रीब्यूट करें सो दैट दिस पीस बिल्डिंग मेजर्स कैन बी स्ट्रेंथन्ड। बान की मून जो इससे पहले यूएन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, उनका कहना है कि वी नीड टू बिल्ड अ पीस आर्किटेक्चर एंड फॉर दैट वी नीड मोर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वर्ल्ड। साथ में चौथा है पीस कीपिंग शुड बी एक्चुअली टारगेटेड, इट शुड नॉट बी लाइक कि पॉलिटिकल एफिलिएशंस के बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हैं। मतलब यूएस और रशिया एंड अदर नेशन दे आर डिसाइडिंग कि हमारे लिए पॉलिटिकली क्या फेवरेबल है और इस आधार पे डिसाइड करें कि पीस कीपिंग फोर्सेस कहां जाएंगी, कितने टाइम तक रहेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अनबायस्ड। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को थोड़ा और ज्यादा फ्लेक्सिबल होना होगा। जैसे मैंने कहा, P5 में से एक मेंबर वीटो कर देता है और मामला अटक जाता है, अटकना नहीं चाहिए। आर्टिकल 27 में अमेंडमेंट होना चाहिए। इसके बाद स्ट्रेटेजिक एंड इंक्लूसिव पार्टनरशिप होनी चाहिए। आज दुनिया में शांति के लिए केवल देश ही जिम्मेदार नहीं है, अभी हमारे पास रीजनल बॉडीज भी हैं, साथ में कुछ एनजीओ, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी हैं जिनका अच्छा कनेक्शन है विद डिफरेंट नेशंस। तो ऐसे में इनके साथ भी कोलैबोरेशंस होने चाहिए। साथ में जो आपकी सब्सिडीज हैं या फिर आप मान सकते हैं जो रिसोर्सेज आप दे रहे हैं ग्राउंड पे, कहीं पर अगर कॉन्फ्लिक्ट रीजन है तो वहां पर भी बेटर टारगेट होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि रिसोर्सेज का वेस्टेज भी होता है। आई क्लियरली रिमेंबर, I think 3 years back, I was invited to a screening of one documentary in Delhi Habitat Club. तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री का नाम था पॉवर्टी इंक, आप गूगल करेंगे आ जाएगी। तो उसमें दिखाया गया कि यूनाइटेड नेशन एड के नाम पर जो वहाँ पर चीज़ें आती हैं वो एक्चुअली उस देश को कमज़ोर बनाती हैं। जब एक से पूछा गया कि भाई आप अपना कुछ काम क्यों नहीं करते, वो कह रहे हैं कि मैं क्या काम करूँ, मैं जूतों का काम करूँ, जूते भी एड में आ जाते हैं, मैं कपड़ों का काम करूं, कपड़े भी वेस्टर्न नेशन से एड में आ जाते हैं, खाने का काम करें तो खाने भी, मतलब इन कॉन्फ्लिक्ट रिडन रीजन फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम मैनी फूड पैकेट्स आर एक्चुअली कंटिन्यूइंग। तो उनका कहना है कि किसी भी देश को मजबूत करने के लिए उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहले वहां पर सेल्फ सफिशिएंट मेजर्स को हमें स्टैब्लिश करना पड़ेगा। अगर आप उनको डिपेंडेंट बनाकर रखेंगे तो वो कोई हेल्प करना नहीं हुआ। तो ऐसे में हमारी बेटर टारगेट भी होनी चाहिए सब्सिडीज को। साथ में एक रिफॉर्म है कि विमेन पर्सपेक्टिव को हमें पीस बिल्डिंग मेजर्स में और पीस कीपिंग एंड इवन दिस कॉन्फ्लिक्ट में भी हमें यूज करना चाहिए। फेमिनाइन पर्सपेक्टिव ये कहता है कि दुनिया में युद्ध इस वजह से भी बहुत ज्यादा है क्योंकि दुनिया को चलाने में मेजर जो रोल है वो मेंस का रहा है और मेन पावर को मैस्कुलाइन आइडिया देखते हैं। मैस्कुलाइन आइडिया कि हम कॉन्फ्लिक्ट करेंगे यही शक्ति होगी, जबकि फेमिनाइन आइडिया को फेमिनिस्ट कहते हैं फेमिनाइन आइडिया को अगर इन्वॉल्व करेंगे तो हम ज्यादा बेटर पीसफुल मेजर्स को ला पाएंगे, दुनिया शांत होगी, ऐसा कहना है फेमिनाइन पर्सपेक्टिव का। इसके दो रीजन भी कहे जाते हैं। एक रीजन ये भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है इन दिस कॉन्फ्लिक्ट रिडन रीजन वो विमेन एंड चिल्ड्रन को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में विमेन एक्चुअल पेन वहां पर देखती हैं, इस वजह से उनको भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अभी जो भी हमने सीखा दिस रिफॉर्म वाला पार्ट, क्योंकि दिस इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, तो जस्ट समराइज दिस अलोंग दीज पॉइंट्स। सबसे पहले सैंक्शंस आपको बताए, स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस हमें चाहिए, तब जाके हम फ्यूचर वॉर्स को अवॉइड कर पाएंगे। कल्चर ऑफ प्रिवेंशन हमें लाना होगा, बर्डन शेयरिंग करनी पड़ेगी अमंग नेशंस, ऐसा नहीं केवल कुछ ही देश जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा यूएनएससी को, बताया आपको आर्टिकल 27। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स लानी पड़ेंगी, रिसोर्स बेटर टारगेटिंग करनी पड़ेगी और विमेन पर्सपेक्टिव को इन्वॉल्व करना होगा। देखिए, जेन्युइन वर्ल्ड पीस पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए हमें शेयर्ड सैक्रिफाइस करना होगा, हमें वॉलंटरी कोऑपरेशन करना होगा, ये पॉसिबल है। इसको हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू से भी देखते हैं। ये व्यू ये कहता है आसान भाषा में कि देखिए, युद्ध और युद्ध जैसी संभावनाएं इनसिक्योरिटी के कारण है। कितने सारे युद्ध केवल मिसकैलकुलेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के कारण होते हैं। जैसे कि यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस को आप देखें तो कहा जाता है कि एक रीजन ये भी है कि रशिया को इनसिक्योरिटी थी कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेगा, और अगर एक बार नेटो को ज्वाइन कर लिया फिर इसके साथ युद्ध करना भारी हो जाएगा, फिर नेटो फोर्सेस यहां पर खड़ी रहेंगी। तो ऐसे में मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कैलकुलेशन ये भी एक कारण हो सकता है। अगर इसी को बेटर कम्युनिकेशन से ऑफसेट कर दिया जाता तो शायद युद्ध ना होता। ये भी एक पर्सपेक्टिव है। वर्ल्ड पीस इंपोज्ड बाय डोमिनेंट पावर ऐसे नहीं चल पाएगा कि 5 देश कह रहे हैं दुनिया को शांति बना रखने का जिम्मा हमारा है तो हम जो कहेंगे वैसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि वर्ल्ड में अब पावर डाइवर्सिफाई हो गई है। हम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में नहीं बैठे, अब इंडिया भी पावरफुल है, जर्मनी, जापान, मैनी अदर नेशंस आर पावरफुल। तो ये शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वर्ल्ड में पीस डिक्टेशन से नहीं आएगा, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी से आएगा। आई होप इस वीडियो ने आपको क्लैरिफाई किया होगा अबाउट द आइडिया ऑफ
दिस वॉर, पीस, यूएन एंड रिफॉर्म्स विच आर नीडेड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। शशांक त्यागी साइनिंग ऑफ।